नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम लेकर आ गए हैं फाइनली अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2025 के लिए दोस्तों गणित विषय का मॉडल पेपर कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से ये मॉडल पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरे मॉडल पेपर को सही ढंग से समझना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस मॉडल पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम हम खंड ए को हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले आपको सत्य या असत्य से संबंधित दो क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चनों को हम पहले हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बता रहा है कि अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। तो अभाज्य संख्या होती है, उसके कोई गुणनखंड नहीं होते, इसका कहने का मतलब है। लेकिन ये बात इसकी असत्य है, तो हम क्या लिख देंगे, या असत्य लिख देंगे। अब मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि आपके पास एक अभाज्य संख्या है 7। अब इसके यदि आप फैक्टर करोगे, गुणनखंड करोगे, तो इसके गुणनखंड आपको मिलेगा एक, तो 1 और 1 7। तो ये सिद्ध हो गया है कि अभाज्य संख्या होती है ना, उसके भी दो गुणनखंड होते हैं। इसी कारण से इसका ये जो पॉइंट था, बात थी, वो असत्य है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि 6 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, फिर वह 1 2 3 से होती हुई ये अनंत तक जाती है। अब आप बताओ इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 0 है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वो 0 होती है, तो ये भी बात इसकी असत्य हो जाएगी। इसने सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या बता दी, 6 बता दी, तो ये इसकी बात असत्य है। अब हमारे रिक्त स्थानों से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, यानी क्रम वाइज ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। 3 अमरूदों का भार 1 किग्रा है। यदि वे लगभग समान आकार के हो तो प्रत्येक अमरूद का लगभग भार किग्रा में होगा। अमरूद कितने हैं, 3 हैं, और उसका वजन है 1 किलो। तो 1 के अंदर हम यानी 1 किलो के अंदर भाग दे देंगे 3 का, यानी भिन्न बन के हमारे आ जाएगी 1/3। तो उसका लगभग भार हो जाएगा वो 1/3 हो जाएगा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, 4 मित्रों ने 3 गिलास गन्ने का रस का ऑर्डर दिया और इसे आपस में बराबर बराबर बांटा। प्रत्येक ने खाली जगह गिलास गन्ने का रस पिया। गिलास कितना था दोस्तों, गिलास था 1। पीने वाले कितने थे, बराबर 3 जने। तो इसके अंदर भाग देंगे हम 3 का, तो इसकी भी भिन्न बन के आ जाती 1/3। तो लगभग उन्होंने गिलास का 1/3 भाग पिया है प्रत्येक व्यक्ति ने, ठीक है। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन है, एक सीधा कोण खाली जगह समकोण के बराबर होता है। तो पहले हम यहाँ पर एक सीधा कोण बनाते हैं। तो सीधा कोण यानी एक सररेख बनाते हैं। ये सीधा कोण है और सीधा कोण होता है 180 डिग्री का। अब आप मुझे बताओ इसके अंदर 90-90 डिग्री के कितने कोण बन सकते हैं। तो 90-90 डिग्री के 2 कोण बन सकते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कितने समकोण होंगे, 2 समकोण होंगे। और ये तो आपको पता ही होगा कि 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। उसके बाद में है 6वां क्वेश्चन, -3 का पूर्ववर्ती खाली जगह है। दोस्तों पूर्ववर्ती कोई भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करते तो उसमें से हम 1 घटाते हैं, और परवर्ती संख्या ज्ञात करते तो उसमें 1 जोड़ते हैं। तो -3 के अंदर से हम घटा देंगे -1, तो आंसर हमें मिल जाएगा -4। तो यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 7, बड़े का वजन 1/2 किलोग्राम, छोटे का वजन 1/4 किलोग्राम है। दोनों का कुल वजन खाली जगह किलोग्राम होगा। बड़े का वजन है आपके 1/2 और छोटे का वजन है 1/4। इनका कुल वजन हमें ज्ञात करना, इसीलिए हमने इसको जोड़ा है। पहले इसका लसअप लेंगे, बीनों की ये जोड़ हो रही है, तो लसअप आ रहा है हमारे 4। 2 का भाग 4 में देते 2 बार जाता है, और 2 को अंश 1 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 2। फिर यहाँ प्लस है तो हम यहाँ लगाएंगे प्लस। फिर 4 का भाग इस लसअप में देंगे 4 में तो जाएगा 1 बार, और 1 को गुणा करेंगे हम अंश 1 से तो आंसर आएगा 1। इन दोनों की जोड़ करेंगे तो ये आता है 3/4। ये आपको पता ही होगा, 1/2 का मतलब होता है आधा, और 1/4 का मतलब होता है चौथा भाग यानी पाव। तो आधा और चौथा भाग कितना हो जाएगा, 3/4, जिसे हम पौना बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे आ जाएगा 3/4 किलोग्राम। अब दोस्तों 8वां क्वेश्चन हल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने प्रत्येक विषय के बहुत ही इम्पोर्टेंट 4 मॉडल पेपर तैयार किए हैं। तो यदि आप उन मॉडल पेपरों को भी पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने से आपको लाइव क्लासों का भी आनंद मिलेगा। आप लाइव क्लास अटेंड कर पाओगे और अपनी समस्या का समाधान भी
करवा सकते हो। हाथों हाथ आप कमेंट करोगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर हम उसी वक्त देने वाले होते हैं। और इसी के साथ यदि आप इस मॉडल पेपर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 से अधिक गुणनखंडों वाली संख्या को खाली जगह कहते हैं, भाज्य या फिर अभाज्य या फिर संयुक्त संख्या। तो आपको पता है यदि 2 गुणनखंड हैं, किसी भी संख्या के 2 गुणनखंड है तो वो अभाज्य होती है। 2 से अधिक गुणनखंड हैं तो वो भाज्य संख्या होती है, जिसे हम संयुक्त संख्या भी कहते हैं। तो ये दूसरा वाला पॉइंट हमारे इस खाली जगह में आ जाएगा। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो होती है दोस्तों 4। ये आपको ध्यान रखना है। 2 सम संख्या है फिर भी वह अभाज्य संख्या है। उसके बाद में हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन यानी क्रम वाइज 10वां क्वेश्चन है कि दिए गए अंकों को बिना दोहराए प्रयोग करें और सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या आपको बनानी है। और अंक है हमारे पास 9, 7, 4 है। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या बनाएंगे। बड़ी संख्या बनाने के लिए हम उसको अवरोही क्रम में लिखते हैं, यानी बड़े को पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 9 को, उससे छोटा है 7 और उससे छोटा है 4 और उससे छोटा है 1। फिर हम छोटी संख्या बनाएंगे इसी की मदद से। तो सबसे उसको आरोही क्रम में लिखेंगे, छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 4, फिर 7 और उसके बाद में 9। तो ये वाला हमारे जिस ऑप्शन में है वो राइट हो जाएगा। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर हैं डी में। तो डी वाला ऑप्शन हमारे राइट हो जाएगा। 9741 और 1479। तो ये डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, एक ही प्रारंभिक बिंदु वाली 2 किरणों द्वारा निर्मित आकृति को क्या कहते हैं। तो ये आप खुद भी पता कर लोगे। देखो ये हमारा एक बिंदु है और इसी एक ही प्रारंभिक बिंदु से 2 किरणें निकलती हैं। तो किसका निर्माण होता है, कोण का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद में 12वां क्वेश्चन है, एक संख्या जो त्रिभुजाकार और वर्गाकार दोनों है वह है। तो वह संख्या है 36। कौन सी है, 36। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये 36 है, ये वर्गाकार संख्या भी है और त्रिभुजाकार संख्या भी होती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, 18 और 24 से पूर्णतः विभाज्य सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यानी जिसमें 18 का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है और 24 का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है, वह संख्या सबसे छोटी कौन सी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका हम लसप ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करते हैं, लसप ज्ञात करते हैं। लसप ज्ञात करने के लिए हम एक साथ गुणनखंड करते हैं। तो 18 और 24 का हम लसप ज्ञात करते हैं। 2 का भाग देंगे, 18 में जाएगा 9 बार, 24 में जाएगा 12 बार। वापस से 2 का भाग देंगे, 9 में जाएगा नहीं, और 12 में जाएगा 6 बार। वापस से 2 का भाग हम देंगे 9 में तो जाएगा नहीं, और 6 में जाएगा हमारे 2 का भाग 3 बार। अब देंगे 3 का भाग, 9 में जाएगा 3 बार और 3 में जाएगा 1 बार। वापस से 3 का भाग 1 बार और इधर 1 का 1। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी हमारे 36 हो गया और 36 दूनी 72। तो ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद में 14वां क्वेश्चन, 2 बजे घड़ी की 2 सुइयां कोण पर झुकी हैं। यानी 2 बजे, मैं यहाँ घड़ी बना लेता हूँ। ये रही हमारी घड़ी, यहाँ पर हमारे 12 बजते हैं और यहाँ पर बजते हैं 2, ठीक है ना, और यहाँ पर हमारा 1 बजता है। तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ, 12 और 1 के बीच का जो गैप है वो 30 डिग्री का होता है। 1 घंटे के बीच में 30 डिग्री का गैप होता है। तो यहाँ बता रहा है हमारे 2 बजे, तो 2 बजे घंटे की सुई है वो 2 पर होगी और मिनट की सुई 12 पर होगी। तो इसी कारण से हमारे 12 और 2 के बीच में कुल 2 गैप आ रहे हैं, मतलब 30 + 30 यानी 60 डिग्री का कोण हमारे कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का। 3 बजे कोण समकोण बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। और 6 बजे 180 डिग्री का कोण बनेगा। और उसके आगे तो आपको पता ही है, प्रत्येक में 30-30 डिग्री आगे हम बढ़ते जाते हैं प्रत्येक घंटे में। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन है, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर होते हैं। यानी 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी है वो राइट हो जाएगा। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे, यानी बिल्कुल छोटे छोटे 1-1 अंक के क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और इसके साथ में हमने
कुछ अन्य पॉइंटों को भी साथ में कवर कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को हल करते हैं, जो थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं। 16 क्वेश्चन है, जब आप गणन संख्या को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप इसे एक छोटे से चित्र के माध्यम से स्पष्टीकरण दे सकते हैं? तो हाँ, हम इसका स्पष्टीकरण भी दे सकते हैं। और जब किसी भी संख्या को हम ऊपर की ओर जोड़ते हैं, तो फॉर एग्जांपल एक के अंदर हमने कुछ नहीं जोड़ा तो एक ही आएगा। फिर एक के अंदर यदि हम 2 को जोड़ते हैं तो 3 प्राप्त होता है। फिर एक के अंदर हम 2 को जोड़ते हैं और 2 के अंदर वापस 3 को जोड़ते हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं तो 3 2 5 और 1 6 होता है। और इसी प्रकार से 1 + 2 + 3 + 4, इस प्रकार से इनको जोड़ते हैं तो ये हमें 10 प्राप्त होते हैं। और 1 3 6 10 ये हमें क्रम मिलता है। एक हमें पैटर्न मिलता है। और पैटर्न क्या मिलता है? 1 3 6 और 10। और ये कौन सी संख्या होती है? ये त्रिभुजाकार संख्या होती है, त्रिभुजाकार संख्याएं हैं, ठीक है ना। और इसका यदि हम चित्र के माध्यम से समझाएं तो पहले एक का देखो, एक पॉइंट बनाया, फिर यहाँ पर 3 आ रहे हैं तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, लाइन खींच दो, एक पॉइंट यहाँ लिखेंगे और एक यहाँ, त्रिभुज बना नहीं बना। इसी प्रकार से वापस से आगे 6 वाला है तो हम एक, ये लाइन खींची हुई थी, पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ था, वापस से लाइन खींची थी, एक और एक। इसी प्रकार से ये भी हमारे क्या बन रहा है? त्रिभुज। इसी प्रकार से इसका हम चित्र के माध्यम से भी स्पष्टीकरण दे सकते हैं। उसके बाद में 17वां क्वेश्चन है, आकृति में निम्नलिखित के नाम बताइए। आपको नाम बताने हैं। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर की ओर कर लेता हूँ ताकि आपको सही ढंग से दिखे। 5 बिंदु, इसमें आपको 5 बिंदु बताने। तो देखो बिंदु 5 कौन कौन से आप लिख दोगे? 5 बिंदुओं के नाम, पॉइंट डी है ये यानी 5 बिंदु ऐसे लिख के आप लिखोगे DEOCB, ये 5 के 5 बिंदु है। उसके बाद में बी है एक रेखा, किसी भी एक रेखा का आपको नाम बताना। तो एक रेखा है हमारे डी और बी, इसको इस प्रकार से लिखेंगे DB, ये एक हमारे रेखा है। हाँ, उसके बाद का पॉइंट है हमारे 4 किरण। आपको किरण बताना है और किरण आपको पता है एक पॉइंट से एक ही दिशा में जाती हैं। तो किरण आप लिख सकते हो OB, उसके बाद में किरण हमारी OC हो जाएगी। उसके बाद में हमारे किरण ED और OD, या फिर हम EB भी लिख सकते हैं। इस किरण का नाम हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि किरण को दर्शाने के लिए भी हमें 2 पॉइंट होने जरूरी है। और किरण दर्शाते हैं तब, जैसे मान लो कि मैं एक किरण दर्शा रहा हूँ OC, तो ये OC किरण दर्शाते तब इस प्रकार से ऊपर तीर का निशान बनाती है। रेखा दर्शाते हैं तब उसके दोनों साइड में तीर के निशान बनते हैं। उसके बाद में 5 रेखाखंड, रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारे ये के यही हो जाएंगे जो आपने मान लो रेखा दर्शाई है वो की हुई। यहाँ पर देखते हैं, जैसे देखो OB हो जाएगा, OC हो जाएगा, DE हो जाएगा, DO हो जाएगा, DB हो जाएगा, या EO और EB OB, इस प्रकार से ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप आराम से लिख सकते हो। उसके बाद का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, सांधे की सहायता से निम्न डिग्री माप के कोण आपको बनाने हैं सांधे की सहायता से। तो सांधे की सहायता से कोण कैसे बनता है? सबसे पहले आप स्केल की सहायता से एक सीधी रेखा खींचते हैं और मतलब रेखाखंड खींचते हैं और उसके दोनों बिंदुओं के नाम रख देते हैं। जैसे ये A है और ये B है। अब यहाँ तो A पर आप कोण बनाओगे या फिर B पर बनाओगे। तो मान लो आप B पर बनाते हो तो सांधे जो चंदा होता है उसका मध्य बिंदु होता है, उसको इस B पर रखना है, ठीक है ना, मध्य बिंदु को B पर रखना है। उसके बाद में ये इस साइड में रेखा जा रही है तो इस साइड से 0 में स्टार्ट करना, 0 10 20 30 इस प्रकार से। तो यहाँ बराबर सीध में यहाँ पर हमारे 90 आते हैं, यहाँ 100 आ जाएंगे और 110, यानी लगभग हमारे यहाँ पर ये बन जाएगा इस प्रकार से 110 डिग्री का, ठीक है ना।
तो संधि की सहायता से आप कोण तो आसानी से बना सकते हो। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन है, एक जग, एक बाल्टी और एक छत पर रखी टंकी की क्षमता का लीटर में आकलन कीजिए। तो एक जग में लगभग 1 या 1.5 लीटर, आप अपना आकलन नहीं करना है, तो जग में आप लिखोगे 1 लीटर। एक बाल्टी के अंदर आप लिखोगे, आपको पता ही है कि 5 लीटर। ऐसे हमें अंदाज़ा लगाना है, कोई आकलन नहीं करना है। आकलन का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। और इसी प्रकार से एक छत पर रखी टंकी, अब टंकी बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, तो आप 300 लीटर या 400 लीटर या 500 लीटर आप लिख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अपना आकलन लिखोगे, आपका सही होगा। लेकिन आकलन इतना भी गलत नहीं होना चाहिए कि छत के ऊपर टंकी लिखी और उसके ऊपर आपने पानी लिख दिया भाई 2 लीटर, तो ऐसा ये असंभव है, मतलब गलत बात हो जाएगी। उसके बाद में 20वां क्वेश्चन है, नरेश और नव्या के कक्षा सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय खेल को आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसका मतलब आप लिखोगे, सबसे पहले हम उन सभी विद्यार्थियों को उसके मनपसंद गेम के बारे में पूछेंगे, खेल के बारे में पूछेंगे, और उसके आंकड़ों को हम इकट्ठा करेंगे, फिर हम पता करेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रिय खेल कौन सा है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिखना है। उसके बाद में 21वां क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन है हमारे, उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 या 2 से अधिक संख्या हो सकती है। मैं एक पॉइंट समझाऊंगा, बाकी वाले आप खुद समझ जाओगे। तो सबसे पहले हम 20 के गुणनखंड लिखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे 20 के गुणनखंड। ठीक है, आपको वहाँ एग्जाम में थोड़ा सही ढंग से व्यवस्थित लिखना है। यहाँ पर तो मेरे जगह कम है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में समझा रहा हूँ। तो 20 के गुणनखंड क्या होते हैं, 20 के गुणनखंड 1 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 और 20। ये किसके गुणनखंड है, 20 के हैं। उसके बाद में 28 के गुणनखंड भी हम लिखेंगे, 28 के गुणनखंड। तो 28 के गुणनखंड यानी 28 में किन किन का भाग जा रहा है, 28 में 1 का भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, और 4 का भाग हम देखते हैं, 4 सौ के 16, 4 पंजे 20, 4 सौ के 24 और 4 सत्ते 28। 4 का भाग भी जाता है, 5 का जाएगा नहीं, और 6 का भाग 6 सौ के 24, 6 पंजे 30, 6 का नहीं जाता, 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 7 का भाग जाता है, 7 चौके 28 होता है, 8 का नहीं जाता है, और 9 का भी नहीं जाता है, फिर जाएगा डायरेक्ट 14 का, और उसके बाद में 28 का। अब हमें लिखना उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो यहाँ पर हम नाम लिखेंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन गुणनखंड, ठीक है ना, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड यानी जो दोनों में कॉमन है वो लेना है। तो क्या क्या है, 1 है, 2 भी हैं, और उसके बाद में 4 भी हैं, और इसके बाद में क्या है, और इसके बाद में कोई नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए। तो इसके भी आप इसी प्रकार से ज्ञात करोगे। इनमें 3 है तो तीनों के पहले गुणनखंड ज्ञात करोगे, और तीनों में कॉमन है वो आपको लिखना है, वो उभयनिष्ठ होता है, ठीक है ना। उसके बाद में 22वां क्वेश्चन, 3 ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25 की गुणज है लेकिन 50 की नहीं। यानी आपको 3 ऐसे गुणज लिखने हैं, ऐसी संख्या लिखनी जो 25 के गुणज हैं लेकिन 50 के वो गुणज नहीं होने चाहिए। यानी 25 के पाढ़े में आने वाली संख्या आपको लिखनी। तो 25 के पाढ़े में 50 आते हैं, लेकिन 50 का तो इसने मना किया कि 50 नहीं होना चाहिए, यानी 50 का गुणज वो नहीं होना चाहिए। तो हम लिखेंगे 75, ठीक है। 75 के बाद में हम लिखेंगे 100, लिखेंगे नहीं, क्योंकि 100 लिखेंगे तो वो 50 का गुणज हो जाएगा। हम लिखेंगे 75 के बाद में 125, उसके बाद में वापस लिखेंगे हम 175, क्योंकि 150 लिखेंगे नहीं, 150 में 50 का भाग चला जाएगा। उसके बाद में 175 के बाद में हम लिखने वाले वापस से 225, 225 के बाद में 275, और इसी प्रकार से 275 के बाद में ये हमारे हो गए 5 हो गए हैं, ठीक है ऑलरेडी। और यदि ज़्यादा भी हम ज्ञात करना चाहें तो कर सकते हैं। आगे 23वां क्वेश्चन है, उषा 75 मीटर भुजा वाले, उषा है वो 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर 3 चक्कर लगाती है। ये वर्गाकार मैं यहाँ बना देता हूँ। वर्गाकार मतलब वर्ग के आकार का, ये वर्गाकार ऐसा कोई पार्क है, बगीचा है, जिसके चारों ओर चक्कर लगाती है। और कितने चक्कर लगाती है वो, उषा 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर 3 चक्कर लगाती हैं। इसके द्वारा तय की गई दूरी आपको बताना है। तो ये 75 है, ये भी 75 है, ये भी 75 है, और ये भी 75 है। पहले तो उसका एक राउंड में वो कितनी चलेगी ये पता करेंगे। तो वर्ग के चारों ओर का माप होता है वो परिमाप कहलाता है। तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करने के लिए हम सूत्र यूज करेंगे। पहले आपको वहाँ लिखना पड़ेगा, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 इंटू भुजा होता है, ठीक है।
4 इंटू भुजा। अब 4 का तो 4 इंटू भुजा है 75, तो 75 से गुणा करेंगे, और 75 को 4 से गुणा करते हैं तो 75 चौके 300, ठीक है ना। ये हो जाएगा 300, यानी एक चक्कर पूरा करती है वो 300 मीटर चलती हैं। उसने चक्कर कितने लगे हैं? 3। एक चक्कर बराबर 300 मीटर। तब या फिर इसलिए 3 चक्कर बराबर कितना हो जाएगा? तो 3 को हम 300 से गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 900 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 900 मीटर। इस प्रकार से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में 24वां क्वेश्चन 2/6 के लिए दो तुल्य भिन्न लिखिए। तुल्य भिन्न 2/6 की, तो 2/6 ये इसकी तुल्य भिन्न ज्ञात करनी, तो तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए अंश और हर को एक जैसी संख्या से गुणा करते हैं। तो प्रथम तुल्य भिन्न हम ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हम प्रथम ज्ञात करते हैं 2/3 की प्रथम, तो 2 को और 3 को एक जैसी संख्या से गुणा करो, अंश और हर सेम होना चाहिए। तो हम चाहते हैं अंश को 2 से गुणा करते, हर को भी 2 से करते, तो 2 दूनी होता है 4 और 3 दूनी होता है 6। तो इसकी पहली तुल्य भिन्न हो गई 4/6, और दूसरी ज्ञात करनी तो इसी प्रकार से 2/3 को अंश और हर को किसी एक संख्या से आप गुणा कर सकते हो, किसी से। फॉर एग्जाम्पल आप अंश को 5 से करते हो तो हर को भी 5 से करोगे, तो 5 दूनी ये हो जाएगा 10 और 3 पंजे हो जाएगा 15। तो ये इसकी दूसरी तुल्य भिन्न हो गई। आशा करते हैं कि आपको सही ढंग से समझ में आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन और यहाँ पर हल करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर है 25वां, जिसको हम हल करने वाले हैं। यहाँ पर 25वां क्वेश्चन है 3/4 - 2/3 का मान ज्ञात करें। बिनों की बाकी हो रही है, तो सिंपल तरीके से हम इसको हल करेंगे। 3/4 - 2/3, इनके हर अलग अलग है, तो हम लसअप वाला फॉर्मूला अपनाएंगे। 4 और 3 का लसअप होता है हमारे 12, तो हम 12 लिखेंगे यहाँ पर। अब 4 का भाग पहले वाले हर का भाग देंगे इस लसअप में 12 में, तो भाग जाता है 3 बार, और 3 को इस अंश 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, यही करने का तरीका होता है। माइनस का सिंबल है तो माइनस लगेगा। अब दूसरे वाले हर का भाग इस लसअप में देंगे 12 में, तो भाग जाएगा 4 बार, और 4 को हम गुणा करेंगे इस वाले अंश जो 2 है 2 से, तो ये हो जाएगा 8। अब 9 में से यदि हम 8 घटाते हैं तो पीछे कितना बचता है आपको पता ही होगा, 1 बचेगा, 1/12। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है। 26वां क्वेश्चन है कि 6 सेमी और 4 सेमी लंबी भुजाओं वाले एक आयत की रचना कीजिए। रचना के बाद जांच कीजिए कि क्या ये आयत के दोनों गुणों को संतुष्ट करता है। तो आयत की रचना करनी है। आयत की रचना करनी है तो हमें भुजा की लंबाई जरूरी है। तो सबसे पहले हम स्केल की सहायता से 6 सेमी एक रेखाखंड खींच लेंगे, 6 सेमी, ठीक है। अब इस वाले बिंदु, इसका नाम रख देंगे हम ए, और इसका रख देंगे बी। जो भी कार्य करते हैं वो हमें लिखना पड़ेगा बाद में, पहले ये करना है, उसके बाद में रचना नाम लिख के लिखना पड़ता है। अब ए पर भी हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे उस प्रकार की सहायता से, यानी प्रकार को थोड़ा सा खोल के इस प्रकार से साफ काटेंगे, फिर इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर रख के साफ काटेंगे, वापिस से यहाँ पर रख के साफ काटेंगे। अब इस पॉइंट से हमें ऊपर साफ काटना, और इस पॉइंट से भी हमें ऊपर साफ काटना, ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। स्केल की सहायता से हम इस पॉइंट से होते हुए लाइन को आगे बढ़ा देंगे, और इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें साफ काट के 90 डिग्री का एंगल बनाना है, और इसको आगे बढ़ा देंगे। अब इसने हमारे ये थी 6, ये वाली कितनी होनी चाहिए 4, तो इसको स्केल की सहायता से मापना है। जहाँ 4 होता है वहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, और इसको भी स्केल की सहायता से माप के जहाँ 4 हो रहा है वहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, और इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देंगे। ये कोण हमारे, क्योंकि आयत में चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे आयत के दोनों गुणों को संतुष्ट करता है, तो आप लिखेंगे कि हाँ ये आयत के दोनों गुणों को संतुष्ट करता है। उसके बाद में 27वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बिनों की तुलना कीजिए और अपने उत्तर का कारण भी बताइए। इसमें बिनों की आपको तुलना करनी है, ठीक है, यानी कौन सी बीन बड़ी है कौन सी छोटी है। तो कौन सी बीन बड़ी है कौन सी बीन छोटी है, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है,
इनको वज्र गुणा करना है। जैसे 8 को 2 से गुणा करके हम यहाँ लिख देंगे, 8 को 2 से गुणा करके लिखते हैं 16 होते हैं। और इसको ऐसे गुणा करेंगे तो 3 को 5 से गुणा करेंगे, 5 से 15। अब मुझे बताओ 16 और 15 में बड़ा कौन है? 16 बड़ा है, तो ये वाली भिन्न बड़ी है, तो आप लिख दोगे 8/3। यहाँ पर ये वाली भिन्न बड़ी है, तो ये निशान हमेशा बड़े से छोटे की तरफ जाता है, ये निशान लगाएंगे और 5/2 लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। इसी प्रकार से आगे वालों को भी हल करना है। फिर इसने क्या बताया कि अपने उत्तर का कारण बताइए। अपने उत्तर का कारण कि ये संख्या बड़ी है। ठीक है ना। उसके बाद में 28वां क्वेश्चन है, 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले आयताकार पार्क की लंबाई 50 मीटर, पार्क की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है? 50 है। तो और दिया गया क्या? आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई गुणा चौड़ाई करने पर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल मिलता है, जबकि क्षेत्रफल इसमें दिया गया है तो बराबर में हम पहले से क्षेत्रफल लिख देंगे। अब देखो लंबाई इसमें दी गई है 50, तो एल के स्थान पर 50 लिख देते हैं। चौड़ाई तो हमें दी हुई है नहीं, इसलिए बी का बी लिखेंगे, बराबर में है हमारे 1000। अब आगे इसको हल करते हैं, हमें बी की वैल्यू सही है, बी को यहीं पर छोड़ दो, बराबर में हमारे 1000 है। ये 50 गुणा में तो भाग में चला जाएगा, तो 0 to 0 कैंसिल कर दिया, और 5 का भाग 100 में कितनी बार जाता है? 5 का भाग 100 में जाता है हमारे 20 बार, है ना। तो हमारे चौड़ाई आ जाएगी 20 मीटर। ठीक है, ये ऐसे भी कर सकते हो और इसके सूत्र के माध्यम से भी कर सकते हो। सूत्र इसका होता है, यदि हमें चौड़ाई ज्ञात करनी होती है तो क्षेत्रफल बटा लंबाई, और यदि हमें लंबाई ज्ञात करनी है तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। ठीक है, फॉर्मूला वो का वही है, थोड़ा सा इसका संशोधन किया हुआ है, बाकी कुछ नहीं। आगे 29वां क्वेश्चन है, मैं कौन हूँ? आपको बताना है कि मैं कौन हूँ। मैं तो एक टीचर हूँ, आप कौन हो? एक स्टूडेंट हूँ। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। मैं 40 से कम एक संख्या हूँ, मेरा एक गुणनखंड 7 है, और ये कह रही कि मेरा गुणनखंड 7 है, मेरे अंकों का योग 8 है, मेरे अंकों का जोड़ है वो क्या है? 8 है। और ये किसका गुणनखंड किसका है? 7 का गुणनखंड है, मतलब 7 के पाड़े में वह संख्या आएगी, तो हम 7 के फैक्टर ही लिख देते हैं, 7 के गुणज ही लिख देते हैं। मेरा एक गुणनखंड 7 है, वो कहता है कि मेरा जो भी वो संख्या होगी उसका एक गुणनखंड 7 होगा, तो मतलब वो 7 के पाड़े में आएगी ही आएगी, तो हम 7 का ही टेबल लिख देते हैं, सीधी सी बात। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35। ठीक है, फिर 40 से बड़ा तो इसने मना किया कि 40 से छोटी है। अब इनमें देखो किसका योग 8 होता है, इनका 8 होता नहीं, इसका होता नहीं, इसका नहीं होता, इसका नहीं होता, तो ये संख्या 35 है। कौन सी है? 35 है। ठीक है, आपको थोड़ा व्यवस्थित लिखना है, बाकी आपको आंसर लिख देना है। उसके बाद मैं 100 से छोटी एक संख्या हूँ, ये कह रही कि मैं 100 से छोटी एक संख्या हूँ, मेरे दो गुणनखंड 3 और 5 है, और ये कह रही कि मेरे 3 और 5 दो गुणनखंड है, मेरा एक अंक दूसरे से एक अधिक है। वो कह रही है कि मेरा एक अंक दूसरे से एक अधिक है, मतलब दोनों ही अंक पड़ोसी हैं। 4 5 हो सकता है, 5 6 हो सकता है, 7 8 हो सकता है, मतलब पड़ोसी है। ठीक है, तो 100 से छोटा, और इसने बोला कि 3 और 5 मेरे गुणनखंड है, मतलब 3 और 5 के पाड़े में वह संख्या आ रही है, वह संख्या 3 के पाड़े में भी आ रही है और 5 के पाड़े में भी आ रही है, मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर 15 आते हैं, मतलब वह संख्या 15 के टेबल में आएगी आएगी। तो हम यहाँ पर हम 15 का टेबल लिखेंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75। ठीक है, 15 चौके 75 और 15 90 और 105, यानी 100 से बड़ा तो हमें होना है नहीं। अब हमें इसने बताया है कि मेरी एक संख्या दूसरे से एक अधिक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वह संख्या है हमारे, एक तो ये है 45 और एक है 75, ये दोनों, सॉरी 75 नहीं, ओनली फॉर 45 है। ये देखो 4 और 5, इसने बोला हुआ है ना कि मेरा एक अंक दूसरे से एक अधिक है, मेरा एक अंक है वो दूसरे से अधिक है, मतलब 4 है वो 5 से कम है, लेकिन 5 है वो 4 से अधिक है, मतलब वह संख्या हमारे 45। तो इस प्रकार से ये हमारे आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट हुआ है, 30वां क्वेश्चन है, 120 विद्यालय मतलब 120 विद्यार्थियों का यह ज्ञात करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया कि अपने खाली समय में वे कौन सा क्रियाकलाप करना पसंद करते हैं, जिसका यहाँ पर ये बताया गया है, मतलब आंकड़े दिए गए हैं, और इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? दंडालेख बनाना है।
और एक इकाई संख्या 5 विद्यार्थियों का स्केल यानी पैमाना लेकर आपको आंकड़े के लिए दंडालेख खींचना है। और आपको ये भी बताना है कि क्रियाकलाप सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जा रहा है। खेलने के अलावा कौन सा क्रियाकलाप है जो सर्वाधिक पसंद किया जा रहा है? तो सर्वाधिक पसंद किया जाने वाला खेल के बाद में है वो है कहानी की पुस्तकें पढ़ना। ठीक है, और इसका दंडालेख बनाएंगे तो ये हम एक्स खींच देंगे, यहाँ पर वाई खींच देंगे, और यहाँ पर ये इस प्रकार से आपको पता है यहाँ पर पैमाना हम रखेंगे 5 का, 5, 10, 15, 20, आगे 25 भी होगा, 30 भी होगा, क्योंकि यहाँ पर 45 तक हमें जाना पड़ेगा। तो फिर आगे हम यहाँ पर तो आपको पता ही है इस प्रकार से ये लाइनें होती हैं। पहले वाले को छोड़ देंगे, दूसरे से स्टार्ट करेंगे हम। खेलना 45 है तो यहाँ से लाइन हम 45 तक खींचेंगे इस प्रकार से, जहाँ पर भी 45 होता वहाँ तक, फिर थोड़ा सा इधर जाके इस लाइन को मिला देंगे, इस प्रकार से दंडालेख बना देंगे। फिर इसको छोड़ देंगे हम, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे कहानी की पुस्तकें, ये 30 तक जाएंगे हम, इस 30 तक जाएंगे और 30 तक जाके ऐसे बढ़ाना है। ठीक है, ये आपको अपने ग्राफ में करना है। यहाँ पर तो ये मैं 30 तक गया नहीं हूँ, और यदि जाना चाहूँ तो जा भी सकता हूँ। यहाँ पर हमारे हुए थे 25, यहाँ पर 30, यहाँ पर 35, और यहाँ पर हो रहे मान लो 40। तो ये तो दंड हमारे 45 तक जाएगा, तो यहाँ पर 45 हो रहे 45 तक, और ये जाएगा हमारे 30 तक, और 30 कहाँ पर हो रहे हैं हमारे यहाँ पर 25, ये 30 हो रहे हैं, ये तो 30 के सीध में ही है। उसके बाद में हमारे टीवी देखना ये 20 तक, इसको छोड़ देंगे, यहाँ से हम 20 तक जाएंगे, ये 20 यहाँ तक आ रहे, देखो ये 20 वाला यहाँ तक आ रहा है, यहाँ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, ये क्रियाकलाप है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये क्रियाकलाप, यानी पसंदीदा क्रियाकलाप, ऐसे नाम लिख देंगे। ये हमारे क्या है, विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऐसे तिरछा नाम लिख देंगे, स्टूडेंट्स या विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ पर पैमाना भी लिख देंगे हम। ठीक है, पैमाना 1 इकाई बराबर 5 विद्यार्थी। ठीक है, ये जो इसने दिया हुआ ही है। तो इसी प्रकार से ये हमारा मॉडल पेपर था। ये मॉडल पेपर हमारा दोस्तों पूरा हो गया है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।